So today's topic is projectile motion. So first we'll learn what is projectile and then what is projectile motion. So projectile एक वो ऑब्जेक्ट है जिसको आप जैसे कोई स्टोन हो गया कुछ भी हो गया उसको आप थ्रो कर रहे हो और उसका इफेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के अंदर आ रहा है और कोई एक्सटर्नल इफेक्ट उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि एनीथिंग एनी ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन under the effect of gravity only in such a way that it will be traveling certain horizontal as well as vertical distances during its motion is called projectile. It means whenever some object will be thrown, just like हमने एक स्टोन लिया और उसको ऐसे फेंका, तो ये जो पाथ इसका बनेगा इस मोशन को, और इस पाथ को तो बोलेंगे प्रोजेक्टाइल पाथ। इस ऑब्जेक्ट को जिसको थ्रो किया गया है, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी, क्योंकि जब वो हवा में होगा तो सिर्फ ग्रेविटी वो होगी जो इसको कंटिन्यूअसली अपनी तरफ यानी कि अर्थ की तरफ उसको पुल कर रही होगी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इन सिंपल व्हाट वी कैन से, projectile is any object which will be in motion under the effect of gravitational force only, that means under the effect of gravity only, right? And it will be traveling. अच्छा, under the effect of gravity तो ये भी होता है कि एक सीधा ऊपर फेंकना, so that is only in vertical direction. We are talking about horizontal as well as vertical direction, दोनों के अंदर इसकी मोशन हो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका जाए, ऐसे थ्रो किया जाए कि उसका इफेक्ट उसके ऊपर सिर्फ एक्सटर्नल फॉर्म के अंदर ग्रेविटी इफेक्ट लगा रही हो, लेकिन उसकी जो मोशन है वो दोनों डायरेक्शंस के अंदर हो रही हो साइमल्टेनियसली, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। ऐसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन। द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल पाथ एंड द मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्जेक्ट थ्रोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल का मीनिंग। तो इसमें हम यहाँ पर दो केस पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। एक, when the object is thrown with some angle theta, when the object कौन, प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का नाम बुक्स में अक्सर या क्वेश्चंस में अक्सर आपको प्रोजेक्टाइल वर्ड ही मिलेगा, तो ध्यान रखना है प्रोजेक्टाइल नथिंग बट द ऑब्जेक्ट। when the object or projectile is thrown with some angle theta with some initial velocity u, ये थीटा कहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी आपको डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड सेकेंड हम बात करेंगे इसके अंदर कि when projectile is thrown horizontally, when projectile is thrown with velocity u horizontally, ठीक है। सो वी नीड टू डिस्कस दीज टू केसेस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले जनरल केस पढ़ेंगे, उसी को फिर सिंप्लीफाइड करके हम इस पर पहुंच जाएंगे। बहुत सी बुक्स में पहले ये दे रखा होता है, डोंट गेट कंफ्यूज। पहले हम जनरल केस एंगल का ले लेंगे, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फेंकने का मतलब है, इसका मैं डायग्राम जल्दी से बता देता हूँ आपको। सिंपल डायग्राम पहले, ये स्टोन है या ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्टाइल है, इसको ऐसे फेंका गया है, तो ये इस तरह का पाथ कुछ बनेगा। इसके अंदर हमें क्या करना है, किसी सर्टेन हाइट से ये लिया, इसको सीधा फेंकना है, तो ये इस तरह से जाएगा, तो ये इसका पाथ होगा, यानी कि एक तरह से ये हाफ पाथ। तो हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन भी बहुत सी बार इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्सिस से किसी थीटा एंगल के साथ थ्रो किया जाए, सो वो केस हम पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा with the horizontal, ठीक है। सो केस वन बोले या हम डायरेक्टली लिख देते हैं। फर्स्ट, प्रोजेक्टाइल is fired some initial velocity u
u making an angle theta from horizontal, that is from positive x-axis in anti-clockwise direction, anti-clockwise डायरेक्शन। ठीक है, देखिए साहब कि इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनेगा और वो डायग्राम आपको एक बार में समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए हम एक रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर, क्योंकि ये जो मोशन होने वाली, जो ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकेंगे, तो ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसकी हाइट बढ़ रही है, यानी कि एक तरह से y डायरेक्शन बढ़ रहा है और सामने की तरफ x बढ़ रहा है। इसका मतलब दो डायरेक्शंस ही इन्वॉल्व है, टू डायरेक्शन इन्वॉल्व का मतलब ये जो मोशन हुई ये कैसी होनी चाहिए, 2D मोशन। सो दिस इज कॉल्ड 2D मोशन या प्लेन मोशन या प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत सी बार ये भी बोल दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं। सो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट O, यानी कि 0 0। इस जगह से इस ऑब्जेक्ट को किसी u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया है। इनिशियल वेलोसिटी u ले ली है हमने, और इसको जब थ्रो करेंगे तो ऐसा इसका कुछ पाथ होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये कंटिन्यूएशन के अंदर जब ये ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर एक ग्रेविटी इसको कंटिन्यूएशन के अंदर नीचे पुल कर रही होगी। तो जब तक है इसमें जान तब तक तो ये ऊपर जाएगा। एक जगह पे आकर के इसकी वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 हो जाएगा और उसके बाद फिर भी इसको क्या कर रही होगी, ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये कंटिन्यूएशन में ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे आ रहा है। लेकिन इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ पर 0 हो भी जाएगी तो नीचे आएगा, लेकिन इसके पास एक कंपोनेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल जो इसको आगे की तरफ बढ़ाता जाएगा। तो वो कंपोनेंट अभी देखते हैं कि वो कंपोनेंट क्या होते हैं, जिससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। जस्ट लेट मी ड्रॉ द डायग्राम कंप्लीट। तो ये हमने बोल रखा है साहब कि दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया है, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। सो व्हाट इज थीटा? हियर थीटा इज प्रोजेक्टाइल एंगल, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल एंगल और प्रोजेक्शन एंगल। बहुत सी बार प्रोजेक्शन एंगल, प्रोजेक्शन एंगल। ठीक है, अब u को देखें तो हम वेक्टर में सीख चुके हैं कि इसके दो कंपोनेंट लिए जा सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट दो डायरेक्शन में ले रखे हैं, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल यानी कि x एक्सिस, और एक हमने y डायरेक्शन जिसको हम वर्टिकल डायरेक्शन बोल रहे हैं। दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन को y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है और x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को। ठीक है, अब u के अगर हमें दो कंपोनेंट ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, इसके एरो हेड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये जहां पर मीट हुआ वहां तक का इसका कंपोनेंट कहलाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux, बोले तो u cos थीटा, है ना। थीटा की तरफ जब मूव करते हैं तो क्या आता है, cos। तो u का कंपोनेंट x डायरेक्शन की तरफ क्या देगा, u cos थीटा। ये बिल्कुल वैसे है जो आपको पुराना डायग्राम याद होना चाहिए। r थीटा के दो कंपोनेंट लिए थे, यहां से परपेंडिकुलर डाला था। ये इसका x डायरेक्शन का कंपोनेंट अगर बोले तो rx, r cos थीटा कहलाता है। थीटा की तरफ अगर घूमोगे तो cos फैक्टर इंक्लूड होगा, और थीटा से अवे आप इसको मूव करवाओगे, जिधर थीटा नहीं है तो उधर वहां तक का कंपोनेंट साइन थीटा वाला फैक्टर देता है, यानी कि r साइन थीटा। तो ये इसका y कंपोनेंट होता है। तो ठीक इसी तरह से इसका अगर y कंपोनेंट देखूं तो यहां पर ये यहां तक की जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट कर रही है इसके y कंपोनेंट को uy। uy इज इक्वल टू u साइन थीटा। ठीक है, सो व्हाट इज ux? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ
हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, एंड यू वाई, ये क्या होना चाहिए, यू कॉस थीटा। तो यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा पहले लिख देते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और ये क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। इसी तरह से यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, और इनकी जरूरत क्या पड़ रही है, और इससे क्या सेंस निकल रहा है हमारा, इस पर्पस क्या सॉल्व हो रहा है हमारा। तो हमारा पर्पस ये सॉल्व हो रहा है यहां पर कि ux जो है वो है इस डायरेक्शन, x डायरेक्शन, और जब हम इसको थ्रो कर रहे हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कुछ सर्टेन एजम्पशंस कि यहाँ पर आइडियल, ऑलमोस्ट आइडियल सिचुएशन है, यानी कि कोई एयर प्रेशर नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि एयर के थ्रू इसकी मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये हम ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। और कोई दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है कि कोई बर्ड है या कुछ कोई ऑब्जेक्ट है जो एयर में से टकरा रहा है, ऐसा कुछ भी हम अज्यूम नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल केस ले रहे हैं जहां पे सिर्फ इसकी मोशन की बात कर रहे हैं, और इसकी मोशन पे सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सटर्नली कोई इफेक्ट डाल रहा है तो वो है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होती है, ठीक है। जो भी mg फोर्स लगता है किसी m मास के ऑब्जेक्ट पर वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स या जो एक्सेलरेशन g है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, जो इसकी, और u साइन थीटा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां पर जब हमने ऊपर फेंका तो ये ध्यान से देखें तो इसका एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब u साइन थीटा y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का पर्पस है इसको ऊपर लेकर के जाना। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का मेन पर्पस है क्या, इसको ऊपर लेकर के जाना। उसी टाइम पर इसके पास एक कंपोनेंट और है u cos थीटा, इसका पर्पस है इसको आगे लेके जाना। तो ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो आप सोचो कि कोई चीज ऊपर जा रही है और इसको इधर आगे खींच दिया जाए तो पाथ कैसा आ रहा होगा। माइंड में इमेजिन करो, एक चीज जा रही है ऊपर और उसी टाइम पे जिस टाइम ऊपर जा रही है उसको पकड़ करके मैं इधर खींचे भी जा रहा हूं, तो ये ऊपर भी जा रही है और मैं इधर भी लेके आ रहा हूं, तो ये पाथ बनना चालू हो गया, ठीक है। सो u cos थीटा विल प्रोवाइड द हॉरिजॉन्टल मोशन टू द प्रोजेक्टाइल, u sin theta will provide the initially vertical motion to it. जब g की बात करेंगे, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, हॉरिजॉन्टल में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब जब ये ऊपर जा रहा होगा उसी टाइम पे इस पर एक फोर्स नीचे लग रहा है। तो एक चीज जा रही है ऊपर, हमने इसको फेंका, इसका मतलब हमने इसको एक्सटर्नली फोर्स पहले दे दिया u वेलोसिटी के थ्रू। तो ये जब ऊपर जा रहा है u cos थीटा से, उसी टाइम पर एक फैक्टर नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि मोशन हो रही है ऊपर, एक्सेलरेशन है नीचे। इसका मतलब इसकी स्पीड धीरे 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 कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इसकी स्पीड ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। 1 मिनट। तो एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी, अच्छा अब ये इनिशियल थी, यहीं पे खत्म होगी। अब ये जैसे ही आगे बढ़ेगा जो भी वेलोसिटी होगी उसको फाइनल वेलोसिटी नाम देंगे। u होता है जहां से स्टार्टिंग वेलोसिटी, उसके बाद जो भी अब वेलोसिटी आप कंसीडर करते हो दैट विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल वेलोसिटी। तो अब जो भी बढ़ रहा होगा, जिस भी पॉइंट पे आप बात करोगे उसको आप क्या लोगे, u के रेस्पेक्ट में v, फाइनल वेलोसिटी। किन इक्वेशंस को कंसीडर करते हुए, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को कंसीडर करते हुए, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को माइंड में ध्यान रखना है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। v यहाँ पे क्या है, आप जिस जगह पे स्टडी कर रहे हो उस जगह की वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी u के रेस्पेक्ट। अगर मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया तो यहाँ पे मैं मान लूंगा कि ये यहाँ की जो भी वेलोसिटी होगी वो v है। अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v है। तो जब ये ऊपर u sin थीटा के कारण इनिशियली ऊपर गया
और इसके कारण फोर्स एक नीचे लग रहा है ग्रेविटी के कारण, तो कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ने पर जो भी वेलोसिटी आ रही है फाइनल वेलोसिटी वो धीरे 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 कम होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी एक जगह पे जाकर के 0 हो जाएगी, तो उतनी देर में इसने जो भी हाइट अटेंड करी होगी वो इसकी मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। सो ये मैक्सिमम हाइट है कहां से? ग्राउंड से। सो दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते हैं एच मैक्स। ठीक है, एच मैक्स मैक्सिमम हाइट। इस जगह पर जाकर के इसके y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बिकम 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विल बिकम 0। और इसके बाद अब ग्रेविटी के कारण ये क्या हो रहा होगा, ये आइडियली गिर जाना चाहिए नीचे, लेकिन एक कंपोनेंट तो यहां है, इसके पास u cos थीटा, v भी तो इधर ही लग रहा है, ये ux, तो ये जब नीचे गिर रहा होगा, जब ये नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो भी ये कंपोनेंट इसको आगे लेकर के जाएगा। तो ये गिर रहा है नीचे और इसको एक जना नीचे इधर खींच के लेके जा रहा है, वो है u cos थीटा। तो ये पाथ इस तरह से नीचे आता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, नीचे आते जा रहा है आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसका पाथ फिर से इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, जब नीचे आएगा तो मोशन नीचे आ चुकी, डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर बन चुकी। अब इस टाइम पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे, और जब मोशन और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने बता रखा है कि व्हेनेवर मोशन एक्सेलरेशन इन द सेम डायरेक्शन इट विल बिकम अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी कि स्पीड विल बी इंक्रीजिंग। और जब मोशन एंड एक्सेलरेशन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन स्पीड विल बी डिक्रीजिंग, यानी कि रिटार्डेशन होता है, तो स्पीड कम होती जाती है। जब भी मोशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो स्पीड विल बी डिक्रीजिंग। एक पॉइंट ऐसा आता है जब ऑब्जेक्ट की मोशन खत्म हो चुकी होती है। इसी तरह से जब मोशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उस डायरेक्शन में स्पीड कंटिन्यूएशन में बढ़ती जाती है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे बोला ये इसको इधर तो लेके जा रहा है लेकिन ये नीचे भी आ रहा है, तो मोशन हो चुकी है नीचे और एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है, तो इसका मतलब नीचे आने पर इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ऊपर जा रहा था तो इसकी स्पीड कम होती जा रही थी। ये सब कुछ सेम मैनर में होगा, जिस तरीके से ये यहाँ पे आया था उसी मैनर के अंदर ये इधर भी आएगा, क्योंकि हमने आइडियली एयर रेजिस्टेंस बाकी सब फैक्टर्स इस ग्रेविटी के अलावा सब कुछ हटा रखे, नेग्लिजिबल मान रखे। ठीक है, ये इसका पार्ट है। तो अब हमारा एम क्या है इसके अंदर, ये सब कुछ कर लिए। ये तो होगी आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात इसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0। अच्छा, यहां पर क्योंकि मैंने बोल रखा है कि हॉरिजेंटली मतलब ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसका मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं है। और अगर कोई फोर्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं है, जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? एक्सेलरेशन तभी आता है ना जब फोर्स हो। ठीक है, यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसलिए ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ए की वैल्यू जो जी है वो नीचे लग रही है। क्यों? क्योंकि एफ जो है एफ जी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे, लेकिन हमने बोला कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। तो अगर मैं बोल दूं कोई फोर्स ही नहीं है तो एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 है। और ये आप 9th-10th ग्रेड के अंदर पढ़ चुके हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए फादर इक्वल्स टू मा, है ना, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो एक्स डायरेक्शन में लिखूं तो एम इंटू ए एक्स, एम मास में तो कोई फर्क आ नहीं रहा, ए एक्स डायरेक्शन में 0, मास तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 तभी पॉसिबल है जब वन ऑफ देम शुड बी 0। मास तो ऑब्जेक्ट का 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या 0 होना पड़ेगा? एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है तो ये मैंने जो इक्वल टू का साइन लगा रखा है वो इसलिए लगा रखा है कि एक्सेलरेशन 0, तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। कौन सी वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट? एक्स डायरेक्शन की। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वही इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी चेंज ही नहीं होनी चाहिए, तभी तो एक्सेलरेशन 0 होता है। ए की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस की टर्म्स में लिखूं तो dvx बाय dt, और ax की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये 0। इसको अगर मैथमेटिकली रीड करूं dvx अपॉन dt, तो डिफरेंशिएशन ऑफ vx विद रिस्पेक्ट टू t 0। हमने डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट के अंदर सीख रखा है कि किस चीज का अगर ये कुछ y ले लू मैं और उसका डिफरेंशिएशन 0 है तो यहाँ पे ये चीज क्या होनी चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन 0? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है,
सो दिस इज द कांस्टेंट। इसका मतलब ये 0 तभी पॉसिबल है जब Vx शुड बी कांस्टेंट। Vx कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए। कौन सी वेलोसिटी में चेंज ना ही आ रहा है? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? ux। इसका मतलब इनिशियली और फाइनली वेलोसिटी हमें क्या हमेशा क्या बनी रहनी चाहिए? सेम। और कितनी रहनी चाहिए? इसकी वैल्यू u cos थीटा। तो ये यहां पे मैं लिख रहा हूं, तो इट शुड बी कांस्टेंट। सो दैट इज ux is equals to vx is equals to u cos theta always। ठीक है, और उसका रीजन सिंस ax is equals to 0। ये यहां पे मैंने इसको लिख दिया है साहब। ठीक है, सो ये चीजें मैं थोड़ी सी रब कर देता हूं जब बीच में आई है समझाने के लिए। हाँ भाई, यहां तक कितनों को अच्छे से समझ में आ चुका है? तो अब हम हमारी कहानी को आगे स्टार्ट करेंगे। यहां तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब क्योंकि जो ये पूरी कहानी है ये दो कंपोनेंट्स को लेकर के चल रही है और दो डायरेक्शन में चल रही है। एक है एक्स डायरेक्शन, एक है वाई डायरेक्शन। तो हमें दो डायरेक्शंस की जब भी हम, क्योंकि हम यहाँ पर डिवाइड कर चुके हैं इसको दो कंपोनेंट्स में, तो इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी को भी किसी रैंडम पॉइंट पे मान लेते हैं कि लेट सपोज आफ्टर टी टाइमिंग, स्मॉल टी टाइमिंग, ऑब्जेक्ट हैज बीन रीच्ड यहां पर इनिशियली किसी पॉइंट पर पहुंच गया है टी टाइम बाद, स्मॉल टी टाइम बाद वो यहां पे पहुंचा होगा। तो यहां पर इस पॉइंट को बोल देते हैं पी। तो यहां पे इसकी जो भी इनिशियली वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी होगी उसको हमने नाम दे दिया वी, पी पॉइंट पर। और वो बनाएंगे कैसा? टेंजेंट। हमेशा कोई भी कर्व हो उसकी अगर वेलोसिटी उस पर चेक करनी हो तो उस कर्व पे आपको क्या ड्रॉ करनी है? टेंजेंट। टेंजेंट विल बी रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये बन गया हमारा फाइनल वेलोसिटी अभी। ठीक है, अभी इसको हटा रहा हूं मैं यहां पर, ये v है। और लेट सपोज ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए x, y। x, y बोले तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई t टाइम में वो x डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, और यहां से यहां तक की ये जो वर्टिकल हाइट ट्रेवल हुई है वो y मान रखी है हमने। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, ये sy की वैल्यू क्या ले ली है? y। और यहां पर x sx इसकी वैल्यू क्या ले रखी है हमने? x। ठीक है, सो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, चलो, सो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जिसको हम sx बोल रहे हैं वो है x। y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जिसको हम sy बोल रहे हैं वो है y। तभी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए x, y। ये t टाइम में यहां तक आया है। ठीक है, अब हमारा एम है, एम बता देते हैं, और बाकी की अब ये जो एम को फुलफिल करनी है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। एम क्या क्या है इसके अंदर? तो इसमें एक एम है हमारा टू फाइंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। टू फाइंड ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री बोले तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसका मतलब एक कंडीशन, एक इक्वेशन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ, to find the equation of trajectory of projectile। कि जो प्रोजेक्टाइल जा रहा है ये वाली जो है इसको बोलते हैं क्या? पैराबोलिक पाथ। तो उस पैराबोलिक पाथ जो हमने बताया है तो उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं। जिन लोगों के मैथ्स हैं वो आप इस साल पढ़ेंगे पैराबोला क्या होता है, तो उसकी कंडीशंस आपको मिलेंगी। दो तरह के पैराबोला होते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये कंडीशन होती है। और आप इसको इस तरीके से दो तरह के पैराबोला की कंडीशन पढ़ेंगे। ये एक पैराबोला जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ध्यान से देखो, इसमें ये ऊपर वाला पार्ट कोई सा हाफ पार्ट लो तो भी वो पैराबोला ही कहलाएगा। सो ये वाला पार्ट, तो हम यहाँ पर इस कंडीशन को ऑब्टेन करने वाले हैं। ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसमें y स्क्वायर आएगा, है ना? सॉरी, इसके अंदर आएगा ये वाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, मतलब जिसके अबाउट सिमेट्रिक होता है
उसमें स्क्वायर आता है। कैसे याद रखोगे? जिसके अबाउट सिमेट्रिक होता है उसमें स्क्वायर आता है। ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये वाली कंडीशन बनेगी, यानी कि एक्स में स्क्वायर आ रहा होगा। और इसी तरीके से जब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक अगर कोई पाथ हो, मान लो ये इतना सा पाथ ले लिया है ना, ये वाला, ठीक है, या फिर ध्यान से देखो तो ये वाला, अब आप ये वाला पाथ, ये दोनों ही पैराबोला ही है, हाफ पैराबोला हाफ पैराबोला, ये फुल पैराबोला, दोनों की जनरल इक्वेशन सेम रहती है और वो जनरल इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4s, क्योंकि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो y पे स्क्वायर आता है, ये ध्यान रखना। तो जब हम फाइंड करेंगे इसकी ट्रेजेक्टरी तो कुछ कुछ ऐसा फॉर्मेट आना चाहिए कि y पे ऊपर पावर 1, x पे हो स्क्वायर। अगर ऐसा कैसा भी फॉर्मेट आ गया फिर उसके साथ कुछ भी ऐड होते जाए उससे फर्क नहीं पड़ रहा है ना, यहाँ पे मतलब और कुछ भी ऐड होते जा रहे हैं x के साथ, मेन चीज x में स्क्वायर आना चाहिए और फिर उससे बाकी की जो भी पावर है x में अगर वेरिएबल में ही आ रही है तो वो छोटी होनी चाहिए। इधर y इज इक्वल टू, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। फिर मान लीजिए कुछ kx आ गया तो भी ये क्या कंडीशन कहलाएगी, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ये कंडीशन कहलाती है पैराबोला की। इसको हम चेक करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे इसको। तो वन ऑफ द एम ये है प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन या ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन को फाइंड करना। सेकंड एम रहेगा कि मैक्सिमम हाइट और टाइम कितना लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, एक रहेगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल हवा में कितनी देर रहा, यानी कि यहां से जब हमने फेंका और जस्ट ये अबाउट टू हिट द ग्राउंड, इसका मतलब जस्ट इससे मामूली सा ऊपर, जीरो मतलब 0.0000001 सेंटीमीटर बोल लो, 1 मीटर, कुछ भी, मतलब यानी कि जस्ट बिफोर टू हिट द ग्राउंड, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा हवा में रहा, तो ये हवा में कितनी देर रहा वो टाइम ऑफ, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ये फाइंड करेंगे। थर्ड फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, यानी कि एच मैक्स फाइंड करेंगे। और फोर्थ फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है इसने मैक्सिमम एक्स डायरेक्शन के अंदर कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी। इसको अगर मैं कुछ नाम दे दूं यहाँ पर ओ जी, तो ये ओ से लेकर के जी तक की इस पूरी डिस्टेंस को आर बोलते हैं, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये पूरी की पूरी आर कहलाती है। ये हमारा एम है, ये